नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा विषय है फ्रांसीसी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये हुई थी 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और इस समय यहाँ के राजा थे लुई 14। उस समय अधिकांश देशों में राजतंत्र ही था, तो यहाँ के राजा थे लुई 14 और इनके मंत्री थे कॉलबर्ट। क्या नाम थे? कॉलबर्ट। यस। तो कॉलबर्ट की लीडरशिप में, कॉलबर्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो था कंपनी द इंद ओरिएंटाल। एक बार मेरे साथ रिप्लाई कीजिए। यस, कंपनी द इंद ओरिएंटाल। यस, कंपनी द इंद ओरिएंटाल। ठीक। तो 64 में कंपनी की स्थापना हुई और 4 साल बाद 68 में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया। 68 में फ्रांसिस कैरो। ठीक, एक फ्रांसिस कैरो है, एक फ्रांसिस मार्टिन है। एक कैरो है, मार्टिन है और एक हम पढ़ चुके हैं फ्रांसिस डे। तो ध्यान दीजिए, जो फ्रांसिस डे है, डे वो अंग्रेज है। फ्रांसिस डे जो है वो कौन था? अंग्रेज था और उसने मद्रास में किले का निर्माण किया था। नाम बताइए उस किले का, वेरी इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहा गया था मद्रास में। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला या तो कहां है या इसका जो संस्थापक है वो कौन है, इसकी स्थापना किसने की? तो जो फ्रांसिस डे कौन है? अंग्रेज। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। ये है कैरो। कैरो के नेतृत्व में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई। दूसरी जो है मसूलीपट्टनम में हुई। दूसरी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों का उल्टा हुआ, अंग्रेजों की पहले कहां हुई थी? मसूलीपट्टनम में, और फिर बाद में कहां हुई? सूरत में। हालांकि पहला प्रयास उन्होंने सूरत में किया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सारे सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो काम के सन है वही आपको याद करने हैं। ठीक, 74 याद कर सकते हैं आप। 74 में क्या हुआ? फ्रांसिस मार्टिन ने अपनी मॉर्टिन, मॉर्टिन मतलब मच्छर भगाने वाली आते हैं ना, मॉर्टिन, उससे पांडिचेरी के मतलब यहाँ के सारे मच्छर मारकर पांडिचेरी की स्थापना कर दी। याद रखने के लिए बता रहा हूं, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो फ्रांसिस मार्टिन ने सारे मच्छर मार दिए और किसकी स्थापना कर दी? पांडिचेरी की। यस, तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। ओके। इसके बाद अंग्रेजों ने चंद्रनगर में अपना कारखाना स्थापित किया। चंद्रनगर कहाँ है? पहले पढ़ चुके हैं। यस, पश्चिम बंगाल में। ओके। अब क्या हुआ देखिए, 42 से 48 में क्या हुआ? 1742 से 48 के आसपास भारत और यूरोप के बीच में युद्ध चल रहा। भारत यूरोप नहीं, यूरोप में युद्ध चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था यूरोप में, और उसका जो तात्कालिक कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। वास्तव में ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी हत्या हो गई थी और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और एक पक्ष को ये बनाना चाह रहे थे, दूसरे पक्ष को फ्रांसीसी बनाना चाह रहे थे। ठीक है, वहां का राजा। तो जब यहां युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज और फ्रांस कहां थे? भारत में भी थे। भारत में कर्नाटक में। कर्नाटक कौन सा? ये आज वाला कर्नाटक नहीं है, ध्यान दीजिए। ये कर्नाटक है, आज का कर्नाटक है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। अभी इधर से हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिए, जो मद्रास है, मद्रास और बेंगलोर के जो बीच का क्षेत्र अभी आप कह सकते हैं ये कर्नाटक है। या यहाँ मद्रास के पास क्या था? अर्काट क्षेत्र था। अर्काट के आसपास का क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये या मद्रास के आसपास का जो ये क्षेत्र था, ये क्या था? ये कर्नाटक था। ये आज वाला कर्नाटक नहीं है, ये कर्नाटक इधर था, पूर्व की साइड। आज वाला कर्नाटक है पश्चिम की तरफ। तो ध्यान दीजिए। ओके, ये मद्रास के आसपास वाले का जो क्षेत्र है उस कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ युद्ध शुरू हुआ अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच में, तो स्वाभाविक है, तो उनकी जहां भी रहेंगे वो दुश्मनी तो आपस में रहेंगे। तो कर्नाटक में भी 46-48 में, ये इंपॉर्टेंट है, 46-48 में पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। ओके, 46-48 में यहाँ भी भारत में भी पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। और एक यहाँ का कर्नाटक का राजा था, नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने भी महफूज खां को 10,000 सैनिकों के साथ फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया। उसका जो वो था, क्या बोलते हैं, एक तरह से रुझान था, वो अंग्रेजों की तरफ था। उसका रुझान अंग्रेजों की तरफ था। ठीक,
अब यहाँ क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, ए ला शापला की संधि हुई। कौन सी संधि हुई, ए ला शापला, ए ला शापला की संधि हुई। और ए ला शापला की संधि जो हुई तो यहाँ युद्ध बंद हो गया, तो इसका असर फिर यहाँ भी हुआ, तो ये वाला युद्ध भी बंद हो गया। ए ला शापला से ये भी युद्ध बंद हो गया और ए ला शापला की संधि से पहला कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ 49 से 55, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस चल रहे हैं, ठीक है। 49 से 55 शुरू हुआ और ये था भारत में, इसका जो तात्कालिक कारण था वो था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार यानी कि दक्षिण भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें जब जो सम्राट, जब राजा मर रहा था, नवाब मर रहा था या मर जाता था, तो आपस में एक प्रतिद्वंदता होती थी कि ठीक है वो राजा बनना चाह रहा है, वो राजा। उस समय राष्ट्रता की ऐसे कोई भावना नहीं थी और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने यहाँ पर इनका सहयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का लाभ लिया, लाभ इन्होंने लेने की कोशिश की। जबकि ये स्थिति उत्तर भारत में नहीं थी। उत्तर भारत में पश्चिम की तरफ थे मराठे, थे महाराष्ट्र की तरफ, राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में भी थे। तो पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र एक, ये समझिए ऐसा फील हो रहा था कि ये मुगल तो पतन हो रहा था, मुगलों का धीरे धीरे पतन हो रहा था, कारण नादिर शाह ने अटैक कर दिया था। तो जो मुगल थे, मुगल तो दिल्ली सम्राट, दिल्ली तक सीमित हो गया था। मुगल कहाँ, दिल्ली के आसपास तक सीमित हो गए थे। तो अब एक जो भारतीय शक्ति थी वो क्या थे, बड़ी शक्ति मराठा, ठीक है। तो वहां तो ये कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा। और दूसरा पश्चिम तरफ यानी कि जो बंगाल था, बंगाल मतलब बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये जहां तक का, यहाँ अलीवर्दी खां था, तो वो स्टेट शासक था, तो वहां तो ये कर नहीं सकते थे। लेकिन दक्षिण में क्या, छोटे छोटे राज्य थे और आपस में एक होड़ लगी हुई थी नवाब या राजा बनने की, जिसको मैं बोल रहा हूं उत्तराधिकार का युद्ध। तो यहाँ इन्होंने लाभ उठाने का कोशिश की, वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनकी पॉलिसी थी। जैसे सहायक संधि डुप्ले की थी, लेकिन बाद में इसको वेलेस्ली ने इंप्लीमेंट किया। तो इन्होंने क्या काम किया, कर्नाटक में दो प्रतिद्वंदी थे। एक थे अनवरुद्दीन, जब यहाँ के नवाब की जब मृत्यु हो गई तो यहाँ के दो प्रतिद्वंदी हुए उत्तराधिकारी जो अपना दावा पेश कर रहे थे, एक चांदा साहब, एक थे अनवरुद्दीन। एक चांदा साहब, एक था अनवरुद्दीन। और चांदा साहब का साथ दिया डुप्ले ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, और अनवरुद्दीन का साथ दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। और अर्काट मतलब मद्रास के पास एक अर्काट, ठीक है, अर्काट के आसपास का क्षेत्र है पूरा कर्नाटक। इसमें क्या हुआ, डुप्ले ने अपनी विद्वता से, अपनी बहादुरी से मात्र 500 सैनिकों के साथ अनवरुद्दीन की 20 गुना सेना अपनी, इन्होंने 500 वेरी वेल डिसिप्लिन्ड सैनिकों के साथ, बहुत ही अनुशासित सैनिकों के साथ, बिल्कुल अनुशासन के साथ पूरी प्लानिंग की और इनके अपने से 20 गुना, इनके 10,000 लगभग सैनिकों को पराजित कर दिया। तो इसकी ख्याति हो गई जबरदस्त और इसका आत्मविश्वास भी बहुत ऊंचा हो गया कि भाई देखो, हमने अपनी अनुशासित सेना से इतने सारे सैनिकों को मार दिया बड़े आराम से। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, इन्होंने डुप्ले ने चांदा साहब को क्या बना दिया, कर्नाटक का नवाब। बात क्लियर हो गई। अब जब ये नवाब बनेगा, डुप्ले ने सहायता की, तो भाई अब कुछ ना कुछ तो देगा उसका। उसने क्या काम किए, चांदा साहब ने पांडिचेरी के पास 80 गांव उसको दे दिए। किसको, डुप्ले को, यानी कि फ्रांसीसियों को दे दिए। ध्यान दीजिए, डुप्ले पर जो डुप्ले के ऊपर जो नियंत्रण था, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण था वो था सरकार का, वो वहां की सरकार का था। और उस समय वहां की सरकार बहुत ही भ्रष्ट थी, ठीक है, भ्रष्ट और निकम्मे सरकार थी, ठीक है। जबकि अंग्रेजों के ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे हुआ, वो भी 1873 से शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय शुरू हुआ, 73 से नहीं 1873 नहीं 1773 के आसपास से, और 1857 से पूर्णतः जब 1857 का विद्रोह हुआ तो पूर्णतः किसका कंट्रोल हो गया, इंग्लैंड की संसद का, ठीक है। लेकिन इन पर डुप्ले पर यानी कि फ्रांसीसियों पर शुरू से नियंत्रण था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, हैदराबाद में भी यही स्थिति हुई। वहां का नवाब जो निजाम था वो मर गया। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, यस, निजाम उल मुल्क या चेन कुलीज खां। ओके, जब निजाम की मृत्यु हो गई तो उसके एक बेटा था, उसका नाम था नासिर जंग,
और एक था मुजफ्फरजंग। तो दोनों चाह रहे थे कि मैं निजाम बन जाऊं। तो डुप्ले ने यहाँ पे वही काम किया, डुप्ले ने इसका साथ दिया और इसका अंग्रेजों ने साथ दिया और फाइनली युद्ध हुआ और फिर डुप्ले जीत गया। तो डुप्ले की ख्याति और बढ़ गई। ठीक है, तो जब ये जीता तो मुजफ्फरजंग ने मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी के आसपास की जो बहुत सारी जमीन थी इसको दे दी। तो पहले तो ये मिल गई, फिर मसूलीपट्टनम मिल गया, फिर पांडिचेरी के आसपास की जमीन, अभी तक तो कारखाना ही था, मसूलीपट्टनम मिल गया। अब इसने क्या काम किया, डुप्ले ने बुस्सी, इनका एक सेनानायक था बुस्सी को हैदराबाद में नियुक्त किया, बुस्सी को हैदराबाद में नियुक्त किया और इसको मुजफ्फरजंग को बोला ये आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वास्तव में उसको नियुक्त करने का उद्देश्य था महाराजनीतिक हस्तक्षेप करना और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये मुजफ्फरजंग जब कहीं जा रहा था तो अचानक इसकी मृत्यु हो गई। बुस्सी जो हैदराबाद में नियुक्त था सेनानायक, बुस्सी ने इसकी सूचना, इसकी मृत्यु की सूचना सीधे किसी को दी, डुप्ले को, और डुप्ले ने सीधा किसको बना दिया, ये यहाँ का नवाब निजाम किसको बना दिया, सलावत जंग को बना दिया बिना देखे। अब सलावत जंग को बना तो वो भी कुछ देगा, उसने दे दिया उत्तरी सरकार कौन सा एरिया है, आप फिजिकल मैप अगर देखेंगे आप भारत का तो ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, कौन सा, यानी कि आप ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है वो क्या है, उत्तरी सरकार। तो ये वाला क्षेत्र इन्होंने इसको दे दिया। ओके, अब क्या हुआ देखिए 1751 में एक युवा अंग्रेज आया, हालांकि वो कलर के रूप में आया था मद्रास में इंग्लैंड से, लेकिन अपनी योग्यता की वजह से वो वहां क्या बन गया, सेनानायक। तो इसका नाम था क्लाइव। इसने 500 सैनिकों के साथ धारवाड़ मतलब चांदा साहब, धारवाड़ मतलब कर्नाटक, चांदा साहब पर अटैक कर दिया और उसकी घटी हत्या। तो एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रांसीसियों की कहीं पराजय हुई। और अब इसके लिए क्या हुआ, डुप्ले की नीति की आलोचना हुई। डुप्ले की जो उससे ईर्ष्या कर रहे थे वो और फ्रांसीसी लोग, डुप्ले की जो नीति थी उसकी आलोचना हुई। और फाइनली क्या हुआ, डुप्ले को 54 में बुला लिया गया। 54 में डुप्ले को बुला लिया। 54 याद करने की जरूरत नहीं है, 51 भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए। डुप्ले को बुला लिया और उसकी जगह भेजा गोडेहो को। किसको भेजा, गोडेहो को। ठीक है, ये युद्ध चल रहा है। 55 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया। और 55 में पांडिचेरी की संधि हुई। 55 में पांडिचेरी की संधि हुई। तो जो द्वितीय युद्ध हुआ 55 तो द्वितीय युद्ध जो समाप्त हो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। और जो पहला युद्ध है वो हुआ था तेला की संधि से समाप्त हुआ था। क्लियर। अब देखिए ये वाला युद्ध प्लस ये युद्ध और प्लस ये वाला, ठीक है ना, जब क्लाइव आया, ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चल रहा है। ये सब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में इंक्लूड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक युद्ध लड़ा और खत्म कहानी। ये प्लस ये सब क्या है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक, अब आइए कर्नाटक का तृतीय युद्ध 57 से 63। इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको बोलते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, इसका जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर पर क्या है, अधिकार कर लिया था। क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर यानी कि बंगाल में जो है, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया था। और फिर क्या हुआ, 60 में वांडीवाश का युद्ध हुआ। अक्सर अधिकांश लोग क्या वांडीवाश को यूरोप में सोचते हैं, लेकिन वांडीवाश या वांडीवाशी कहाँ है, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, ओके, महत्वपूर्ण। तो 60 में वांडीवाश का युद्ध हुआ और इसमें था आयरकूट और लाली, लड़की को भी बोल देते हैं लाली हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, लाली। ठीक है, तो आयरकूट अंग्रेज था, लाली फ्रांसीसी था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फाइनली किसकी हार हुई, फ्रांसीसियों की।
अब इसमें क्या हुआ, पांडिचेरी को इन्होंने छीन लिया, पांडिचेरी को इन्होंने छीन लिया, पहले पांडिचेरी की संधि, फिर पांडिचेरी को छीन लिया। अब 63 में क्या हुआ, 63 में पेरिस की संधि हुई, 63 में हुई पेरिस की संधि। और इसमें क्या हुआ, चंद्रनगर को इसमें डिसाइड हुआ कि चंद्रनगर को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र फ्रांसीसियों के जो भी जीते थे वो सब उनको वापस कर दिए जाएंगे। और दूसरी शर्त कि आप अपने जो कारखाने हैं उसकी किलेबंदी नहीं करोगे, ना ही आप सैनिक रखोगे, अब केवल आप शुद्ध व्यापार करोगे, केवल बिजनेस करना है, राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ नहीं करना है। ओके जी, तो फ्रांसीसी हो गए शांत, इससे पहले पुर्तगाली शांत हो गए थे, ठीक है, डच शांत हो गए थे, ओके, और जो डेन वाले थे वो तो पहले से शांत थे, वो तो शांतिपूर्वक व्यापार ही कर रहे थे। ओके, और एक चीज और, 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था। दरअसल ये भ्रष्ट राजतंत्र को समाप्त करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का नारा दिया गया, और इस आधार पर यहाँ क्या है, जो राजतंत्रता को समाप्त किया गया, यानी कि क्रांति हुई, क्या हुई, क्रांति हुई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। अब यहाँ का लीडर कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट और वेलेज़ली के बीच में युद्ध हुआ, फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई, उसको कौन से द्वीप पर भेज दिया गया, पहले हम पढ़ चुके हैं, यस, कौन से द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर उसको भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई। ओके, इस तरह से क्या हमने देखा। अब फ्रांसीसियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है, फ्रांसीसी की स्थिति हो गई खराब। अब जितने भी यूरोपियन आए थे सब अभी हैं भारत में, सब हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, केवल बिजनेस कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति केवल एक ही के पास है, वो कौन है, अंग्रेज। अब कौन है राजनीतिक शक्ति, अंग्रेज है, ठीक है जी। तो ये कहानी हमें पुरानी क्लास और इससे पता चल गई कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक ये डाउन हुए, अंग्रेजों ने इनको डाउन किया, ठीक है। तो एक दो बार आप इस वीडियो को और देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर कुछ लोगों को जैसे विनोद वगैरह, विनोद है, प्रदीप है, पहले अगर ये पढ़ा रखा है तो आप पे ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं बस, इसमें आप वहीं पर अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, बार बार अलग अलग कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी में एक पेज प्लस करके या वहीं पर जो एक्स्ट्रा चीजें उनको ऐड कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।